नमस्कार दोस्तों। आज हम सी यू ई टी 2022 के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक्स ऑब्लिक बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है सेक्शन 2 के पेपर के लिए उसके बारे में बात करेंगे। उसके पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि उसमें सिलेबस में है क्या और उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सी यू ई टी में इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स ये एक ही पेपर में दिया गया है और उसका सिलेबस एन सी आर टी का क्लास 12th का जो भी इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसी से है टोटली। और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एन सी आर टी के क्लास 12th बेस ही आएंगे। आपको उससे ज़्यादा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एन सी आर टी की बुक्स पे फोकस करो। कंसेप्ट कोई नहीं समझ में आता है तो हम अपने चैनल पे जल्दी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं। और जो भी लिंक है उसका हमारे टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम जल्दी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। जो भी डाउट्स होंगे हम आपको क्लियर करेंगे। सो आज देखते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। आपको जैसे पता ही होगा कि 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चंस करने होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाँ, जो यूनिट 1 है उसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है और ये इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एक्चुअली में, या एराइज कहाँ से होती है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है। इस सब के बारे में कंसेप्ट जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर दूसरी यूनिट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, यानी कि डिमांड सप्लाई में जो भी चीज़ें हैं कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है कि कोई प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट को कंज्यूमर कब प्रीफर करता है कब नहीं प्रीफर करता है, ये सब चीज़ें हैं। यूटिलिटी क्या होती है, कोई यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच जो होती है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी जितनी है वो प्रोडक्ट उतना डिमांड में रहेगा, जाहिर सी बात है। तो और वो कंज्यूमर का ये सब बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करता है। तो उसके मीनिंग्स हैं, उसकी अप्रोच क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर डिमांड क्या है, जैसे डिमांड और सप्लाई। जैसे कि करंट में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय जो नींबू है, लेमन है, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है डिमांड और सप्लाई वहीं कम है। तो ये ट्रेड ऑफ होता है डिमांड और सप्लाई में। अगर दोनों एक इक्विलिब्रियम पे रहें, बराबरी में रहें, तो उसकी प्राइस एक मार्केट एडजस्ट कर लेता है उसको। न ज़्यादा महंगा होता है न बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। लेकिन जैसे ही या इधर डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, या सप्लाई कम हो जाती है डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो किसी की जो भी कमोडिटी होती है उसकी प्राइस या तो कम हो जाएगी और बढ़ जाएगी। वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है, प्रोडक्शन पे भी निर्भर करता है। प्रोडक्शन इज अ वेरिएबल which drives demands and supply. So अब डिमांड के डिटर्मिनेंट क्या हैं, शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कैसे मूव करता है, और प्राइस की इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा से पढ़िएगा। डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक मेथड्स। सो ये रहा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यूनिट 2 में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। बेसिकली डिमांड्स के बारे में पढ़ना, उसमें भी आप डिमांड कर्व पे ध्यान दीजिएगा और यूटिलिटी अप्रोच जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो दूसरा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली आप जैसे जीडीपी बहुत ब्रॉड पिक्चर लेता है, ओवरऑल इकोनॉमी की पिक्चर लेता है। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत मतलब कि इनिशियल लेवल से शुरू करता है। ठीक है, कोई गुड्स सर्विसेज में कोई पर्टिकुलर चीज़ों से लेता है। लेकिन वहीं जो
मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ओवरऑल जीडीपी के बारे में बात करेगा, आपकी देश के पूरे जो भी ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ में सभी फैक्टर्स को मिला के जीडीपी जो है या ग्रास प्रोडक्शन है उनके बारे में बात करेगा। जबकि जो इन सब का फैक्टर है जिससे जैसे जैसे जीडीपी कैलकुलेट होती है, कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले लेगा, कोई ये प्रोडक्ट ले लेगा, कमोडिटी ले लेगा, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल पिक्चर पूरे देश की इकोनॉमिक्स जीडीपी की बात करता है, ग्रॉस प्रोडक्शन की बात करता है, नेट इनकम की बात करता है, वैल्यू एडेड की बात करता है। तो ये चीज़ें हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो उसमें जैसे कि यूनिट 3 है, उसमें है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसके बेसिक कंसेप्ट और वो कैसे मेजर होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि नेशनल इनकम कैसे मेजर होती है, उसकी कंसेप्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इवन मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपको, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। अब इनकम है वो सर्कुलर फ्लो करती है, वो कैसे जैसे कि आपने बैंक से पैसे लिए, उस पैसे का मान लीजिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो। अब उससे मान लीजिए कि 1,000 रुपया निकाला बैंक से आपने, और 1,000 से आपने कुछ इन्वेस्ट किया, और वो 1,000 1,100 मतलब कि आप उससे 100 रुपया ज़्यादा कमाते हो, तो 1,000 से प्लस 100 रुपया हो गया। फिर वो उसको जमा कर देते हो मान लीजिए बैंक में, या किसी को देते हो, कहते हो कि मुझे और उस इतना ज़्यादा चाहिए। तो ये एक क्रिएशन होता है सर्कुलर इकोनॉमी का, और हमारा जो पैसा है वो बढ़ता जाता है। तो ये इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ये सर्कुलर इनकम फ्लो है। और उसमें जैसे कि जीडीपी है, जीएनपी, जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको पता ही होगा, जीएनपी है, नेशनल प्रोडक्ट है। तो ये सब चीज़ों, एनडीपी है, एनएनपी है, अ, तो इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी दो चीज़ें होती है, एक फैक्टर कॉस्ट होता है, एक मार्केट प्राइस होती है। मार्केट प्राइस मतलब कि जो करंट में मार्केट की प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की या उसकी, उस पे बात होगी। और जो फैक्टर कॉस्ट होता है बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है फैक्ट्रीज में, उस टोटल को लिया जाता है। तो उसके बेसिस पे जो भी हमारा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी बनता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं एक तरह से। ये आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे जब आप एनसीईआरटी को आप भी पढ़ोगे तो देखोगे कि ये इसकी क्या क्या डिफिनीशन है। इसके बारे में कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इनकम, नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, उसमें भी वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। आपको ये 3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे नेशनल इनकम को जो मेजर करने का तरीका है। अब आगे वाली यूनिट है, यूनिट 4 जो है, और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनकम कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो जैसे कि आजकल ज़्यादा बहुत है, तो उसके रीजंस क्या क्या हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उनके कंपोनेंट, और जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आप कोई सेविंग, जैसे कोई भी पर्सन है वो कितना सेव कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है सेविंग की, वो कितना खर्च कर सकता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टाइप्स क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के कितने तरह तरीके हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इनकम कैसे निकालते हैं, उसमें भी एक है मॉडल होता है, टू सेक्टर मॉडल होता है, हम उसको पढ़ेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे कि मान लीजिए कहीं मेट्रो बन रही है, तो वो मेट्रो समझ ली मान लीजिए कि 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन अब उससे क्या है, कुछ तो डायरेक्ट इन जॉब क्रिएट होंगी, कुछ इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी। तो ये ओवरऑल 4,000 करोड़ तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे खर्च किया, लेकिन वो ऐसा प्लेस बना जहाँ पे और लोग भी आके इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ओवरऑल 4 करोड़ तो वहाँ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया, लेकिन और लोग भी आके, जैसे कि शॉपिंग मॉल खुलते हैं, हो सकता है स्कूल खुल जाए, हो सकता है कि और कोई गवर्नमेंट फिर प्लान करे फर्दर कि यहाँ पे एयरपोर्ट खोल देते हैं, रेलवे पास करा देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसमें हम इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्या है कि
एक हमने बेसिक मेट्रो ओपन किया, उससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ कि मल्टीपल चीज़ें खुलती गईं और वो जो 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था वो फर्दर पीपल पार्टिसिपेशन, इवन गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, इवन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, वो और ज़्यादा उस एरिया में इन्वेस्टमेंट हो गया बड़ा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। और गवर्नमेंट ने सोचा था कि 4,000 करोड़ से हम 100 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे डायरेक्ट। अब उससे क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा, तो 1,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है, रिक्शा वाला, चाय वाला, होटल वाला, ये एम्प्लॉयमेंट भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही हैं। तो ये होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसको हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे जब हम क्लास करेंगे तो हम उसमें देखेंगे बेसिकली, लेकिन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद है कि डिमांड की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ एक्सेस डिमांड हो जाए, कम डिमांड है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे फिर देखते हैं, आगे 5वीं यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। अब मनी कैसे इवॉल्व हुई। पहले बार्टर सिस्टम था कि एक सामान, आप गेहूं दे दो, आप मेरे पास गेहूं है, आप गेहूं ले लो, आपके पास प्याज है, आप मुझे प्याज दे दो, ये बार्टर सिस्टम था। फिर धीरे धीरे ये मनी में कैसे कन्वर्ट होता है। और आज जैसे डिजिटल करेंसीज आ गई हैं, इवन सीबीडीटी की बात हो रही है, क्रिप्टो कॉइन्स आ गए हैं, बिटकॉइन्स आ गया है, डिजिटल करेंसीज हैं। तो आज मनी मनी ऐसे मूव कर रही है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। और उस फिर बैंकिंग का इवोल्यूशन होता है। अब उसमें सेंट्रल बैंक आ जाता है जो गवर्नमेंट पूरे बैंकों को कंट्रोल करता है, जैसे आरबीआई है। और फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स आते हैं। और सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंसेस भी देखना पड़ेगा, और ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे यूनिट है यूनिट 6, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट का बजट क्या है, उसका मतलब क्या है, बजट कैसे प्लान होता है, संसद में कैसे पेश होता है, बजट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, और उसमें भी प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, ये सब चीज़ें हैं। और बैलेंस बजट किसे कहते हैं, सरप्लस बजट किसे कहते हैं, डेफिसिट बजट किसे कहते हैं, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, एक रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, इनका मतलब क्या है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे आपको, जैसे कि डेफिसिट क्या होती है, और बजट जो है, बजट बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस बजट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बजट जो इकोनॉमी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद है, जब इकोनॉमिक्स बजट बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला आ जाता है, तो उसमें यूनिट 7th में बात होती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसकी मीनिंग, और फिर मेरिट और डीमेरिट, ये कैसे डिटरमाइन होती है सप्लाई और डिमांड के बेस पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, और उसमें भी एक्सचेंज जो रेट होते हैं, आपने सुना होगा एक्सचेंज रेट, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगली यूनिट आती है, अगले टॉपिक से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इवन आप इसको कई तरह से ले सकते हो कि जब देश आज़ाद हुआ उससे, उसके बाद एक 1991 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश को फेस करनी पड़ी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस। वहाँ पे देन मनमोहन सिंह प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर कुछ सुधार किए इकोनॉमी में, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया एक्चुअली में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। वहाँ से फिर देश की इकोनॉमी कुछ अलग तरीके से बड़ी ग्रो की, जहाँ आज जहाँ पे हम खड़े हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि डेवलप यूनिट 8 कह रही है कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 19, एंड देन इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी कि 1951 के बाद से अब तक का, और 1947 से 1990 तक को हमको पढ़ना है कि हम जो 5 ईयर प्लान था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कितने 5 ईयर प्लान आ चुके हैं। हर 5 ईयर प्लान का एक पर्टिकुलर मोटो होता था, मिशन होता था कि इस 5 ईयर प्लान में हम ये चीज़ सही करेंगे, इस चीज़ को बढ़ाएंगे। हम कभी किसी 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री पे फोकस करते थे, किसी में एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे, किसी में हेल्थ पे। तो ये है हमारा 5 ईयर प्लान, वो हम
आपको पढ़ना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, 5 ईयर प्लान भी इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ भी आई, इसमें उसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ थी इम्प्लीमेंट करने में, या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो उसके बारे में भी पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ना है। फिर अगली यूनिट है जो 9th यूनिट है, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। ये कंटेम्परेरी है, ये आजकल की चीज़ें हैं कि इंडिया में जैसे कि पॉवर्टी है, इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको अभी तक दूर हुई है कि नहीं हुई है, क्या चैलेंजेज आ रहे हैं उनको दूर करने में, क्या क्या प्रोग्राम अब तक चले हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए। फिर अगला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि लोगों को एज ए रिसोर्स इस देश में कैसे यूज करके देश को आगे बढ़ाया जा सके, उसको ह्यूमन कैपिटल को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे यूज किया जा सके, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट की बात आती है कि रूरल डेवलपमेंट में कई कंपोनेंट होते हैं कि गांव का विकास कैसे करें, उनको जैसे किसान हैं, किसानों को कर्ज दें, कैसे दें कि कम रेट पे, खेती बाड़ी के लिए जो भी अ, सुविधाएँ हैं उनको मुहैया कैसे कराएँ, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें, ये सब चीज़ें हैं। उसमें भी कोऑपरेटिव रोल्स, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनका क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर आता है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ, उसके चेंज ऑफ वर्क प्लेस, और कई तरह के एम्प्लॉयमेंट है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, तो इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा कि आपको पता है कि एनवायरमेंटल क्राइसिस और ये आजकल बहुत बढ़ती जा रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं फायर लग रही है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का फायर का आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। उसके बाद कहीं समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो कहीं पे जहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा ठंड रहती थी वहाँ पे अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने सुना होगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिक का जो बर्फ है वो पिघल रही है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि इससे क्या है कि इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको इकोनॉमिक्स को कैसे सही किया जा सकता है, ये सब चीज़ें हमको ध्यान देनी पड़ेंगी कि कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसको इन्वायरमेंट को सेव करते हुए कैसे हम उस इंडस्ट्री को सेटअप करें, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। और फिर लास्ट यूनिट है यूनिट 10, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कि मतलब इंडिया का जो डेवलपमेंट है आज तक, पाकिस्तान का या श्रीलंका का या नेपाल का, इन सब के रिस्पेक्ट में हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है, इंडिया बेसिकली 3-4 कंट्रीज़ का है, कि 2 कंट्रीज़ का यहाँ दिया हुआ है। इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिज़न पढ़ना है कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ किए, और इंडिया एंड चाइना ग्रोथ किए। फिर इसके इश्यू क्या है, पॉपुलेशन, सेक्टोरल डेवलपमेंट, अदर ह्यूमन इंडिकेटर्स में जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है इकोनॉमिक फ्रंट पे, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का जो पूरा सिलेबस है, जो सीईटी में पूछेगा आपको, एनसीईआरटी की 12th की किताब से ही पूछेगा। बट ये है कि आपको जो भी कंसेप्ट हैं, हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट इसमें आपको समझने में दिक्कत भी हो, तो उसके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे क्लासेस शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के भी, और एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाएगी, वो काफ़ी एग्ज़ाम दे चुकी है गवर्नमेंट के और क्लियर कर चुकी है, इवन गवर्नमेंट जॉब कर चुकी है, और वो पढ़ाने का ही, टीचिंग का ही काम करते हैं। और ये यूपीएससी के भी एग्ज़ाम्स और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनको क्रैक भी किया है, मेंस और इंटरव्यू भी दिए हैं, और जाहिर सी बात, तो ये हो गया हमारा आज का इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जो कि सीयूटी एग्ज़ाम में आएगा। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट और क्वेरी का समाधान किया जाएगा। और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।